हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैं आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 से लेकर के 2020 के सारे क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कीजिए, इस पर वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। आज की वीडियो में आपको मैं 2016 से 2020 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। और रही बात आपकी 2021 क्वेश्चन पेपर की, तो इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस पर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कराने वाली हूँ। रही बात 2016 से 2020, इस पर भी मैं कुछ वीडियोज़ लेकर के आ चुकी हूँ, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने इतना कहा, तो यहाँ पर मैं इसीलिए आपके पूरे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ इसमें से और क्या क्वेश्चन बनते हैं या पूछे सकते हैं, वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो में आप 2020, 19, 18, 17, 16 ये 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे। और यहाँ पर हम कुछ पार्ट्स में जाएंगे। आज ही हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो कम से कम आपकी 4 से 5 वीडियो जाएगी, तब जाके हम आपके इन 5 क्वेश्चंस पेपर जो है डिस्कस कर पाएंगे। अब आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपका ये भी आप देख लोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किस तरीके से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा चला लिया और आपने ये कर लिया कि आपने लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी इसमें देखना है, ये मत देखना है कि इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है, बस आपको ये भी नोटिस करना है कि आपकी गलती कौन से सेक्शन में हो रही है। तो आप वीडियो के बाद उस जाकर के उस टॉपिक पे आपको काम भी करना है, उस पर पढ़ना है, रिवीजन करना है। और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन रेडी कर पाती। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये पीडीएफ रखी है, और ये सिर्फ इंग्लिश में है। और मैं यहाँ पे इंग्लिश के साथ हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आशा करूँगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप करा सकूँ। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारा चैनल हिस्ट्री से रिलेटेड। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और बाकी जितने भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लो। आपको हमारे चैनल पे डेली 9:30 PM पे वीडियो देखने को मिलेगी। जब भी चैनल पे वीडियो आएगी, इसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो, वैसे अब मेरी पूरी कोशिश है कि अब मैं यही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ आपको आपके एग्जाम आने से पहले। उसके बाद टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको मेरे क्वेश्चन के आंसर मेरे से बताने से पहले आपको सारे बताने हैं, और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं जो आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका 2020 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2020 के एग्ज़ाम में एमए हिस्ट्री में किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ रिटन अ बुक ऑन अर्ली मेडिएवल कोटली कल्चर। तो आपको ये बताना है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100 में से कम 18 to 20 क्वेश्चन आपका इसी बेस पे आता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जो भी चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो। मैंने बहुत से बुक्स एंड ऑथर्स कराए हुए हैं, उसको कर लोगे तो आप बहुत से क्वेश्चंस अपने एग्जाम में कर पाओगे। तो यहाँ पर बात हो रही है, आपकी एक बुक है अर्ली मेडिएवल कोटली कल्चर, ये किसने लिखी है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं लेस्ली और दौद अली, डीएन झा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अर्ली मेडिएवल कोटली कल्चर, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, और आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व भी कर लिया होगा। तो आपको सबको पता है कि अर्ली मेडिएवल कोटली कल्चर जो है वो आपके दौद अली के द्वारा लिखा गया है। इट मीन्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द टर्म अनेकांतवाद डिनोट। तो आपको बताना है अनेकांतवाद का यहाँ पर ये क्या मतलब है। सबसे पहला है लोकायत डॉक्ट्राइन, महायान डॉक्ट्राइन, जैन डॉक्ट्राइन, या नन ऑफ दीज।
डॉक्ट्राइन मतलब है कि आपको बताना ये किस सिद्धांत से है। अनेकांतवाद जो है वो किसके सिद्धांत से है, तो आप सभी को पता है कि ये किसके सिद्धांत से है, ये है आपके जैन सिद्धांत से। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर सी होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही बताया होगा। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम में इसका मतलब पूछ लिया जाए तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है, प्लूरलिज्म। इट मीन्स ये बहुलवाद है, जिसका मतलब क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आपकी कोई भी चीज़ों को सिर्फ एक ही नज़रों से नहीं देखते, बहुत सारी नज़रों से देखते हैं। ठीक है, ये कोई भी चीज़ देखेंगे तो इनका मल्टीपल पर्सपेक्टिव होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो आगे से कभी भी एग्जाम में इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाए तो याद रखना इसका क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है, द टर्म परिहार रेफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, कई बार ये हमने डिस्कस भी कर चुके हैं। जो टर्म है आपकी परिहार, इसका ये किससे, इसका क्या मतलब है, टैक्सेस, टैक्सेस, टैक्स एग्जेम्पशंस, स्टेप वेल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि परिहार का मतलब क्या होता है। तो याद रखना अगर आगे से कभी ये क्वेश्चंस पूछ ली जाए तो आप सभी को पता है कि परिहार मतलब क्या होता है, टैक्स एग्जेम्पशन। इट मीन्स जो इन्हें कर है, टैक्स में जो छूट मिलती है उसका मतलब होता है परिहार। तो याद रखना ये वो आपकी एक रॉयल लैंड ग्रांट होती है, ये एक आपकी शाही भूमि अनुदान में, यहाँ पे जो आपके जो भी ग्रांटेड हैं, जो भी आपके दानदाता होंगे उनको यहाँ पे विशेष आप देखोगे छूट मिलती है, और साथ ही साथ उन्हें एक स्पेसिफिक प्रिविलेज यानी कि उनको विशेष अधिकार मिलता है, उसे कहा जाता है परिहार। परिहार का मतलब आप समझ गए, आप चाहो तो लिख सकते हो, इन्हें क्या मिलती है, आपको एक छूट मिलती है, एग्जेम्पशंस मिलती है, और एग्जेम्पशंस के साथ इनको कुछ विशेष अधिकार मिलता है एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, ग्रांटेड टू डोनीज, जो भी आप जिसको भी आप डोनेट करते हो उसकी बात कर रहे हैं, इन रॉयल लैंड ग्रांट। ठीक है, आप कोई भी भूमि अनुदान कर रहे हो, कोई भी भूमि दान में दे रहे हो, तो उस टैक्सेस में उसको छूट देना और उसको कोई विशेष अधिकार देना, उसको कहा जाता है परिहार। क्लियर हो गया। तो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एवॉल्व वॉज आ, तो एवॉल्व क्या चीज़ है, कल्चरल असेंबली है, मर्चेंट गिल्ड, संगम पोट्री, या फिर रिलीजियस असेंबली। आपको बताना है कि एवॉल्व का क्या मतलब है। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेनली आपको एक कोई भी टर्म दे दी जाएगी, एक वर्ड दे दिया जाएगा, तो याद रखो आप कोई भी टॉपिक को कर रहे हो तो मेनली फोकस आपका यही होना चाहिए कि स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर। इसलिए आपको हर एक टॉपिक में उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सोसाइटी, उसका आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसका ट्रेड, वहाँ से ही आपको देखोगे स्पेसिफिक वर्ड होगा जिसका मतलब ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये आप सभी को पता है कि आपके अयावोल ये क्या है, आपका एक मर्चेंट गिल्ड है, ये आपका एक व्यापारी का संघ है। और अयावोल के अलावा अगर आपसे एक चीज़ पूछ ली जाए, आपका मनीग्राम, अयावोल और आपका है मनीग्रामम, ये दोनों की दोनों ही आपके क्या हैं, आपके साउथ इंडिया के, याद रखना आपके अर्ली मेडिएवल साउथ इंडिया के ये क्या थे, व्यापारी संघ थे, मर्चेंट गिल्ड थे। आपके एग्जाम में अगर एक बार अयावॉल बारे में पूछ लिया गया है तो मनीग्रामम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना अयावॉल और आपके मनीग्रामम ये दोनों ही दोनों आपके अर्ली मेडिएवल, ठीक है, आपके क्या अर्ली मेडिएवल साउथ इंडिया के क्या थे, मर्चेंट गिल्ड थे, व्यापारी संघ थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे इससे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो जितने भी स्टूडेंट ने इसका बी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कैन स्टैंड फॉर, फिर से एक वर्ड दिया और आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। टेम्पल वेस्टिब्यूल, टेम्पल विंडो, मेगालिथिक ब्यूरियल, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार आपने इतने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो जल्दी से बताओ कि जो ये वर्ड दिख रहा है इसका क्या मतलब है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके केयर्न का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका मेगालिथिक ब्यूरियल के लिए पर्पज से काम होता है।
तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये रॉक कैन है ये किस में बनाया हुआ है, ये आपके ह्यूमन मेड स्टेक्स हैं, ठीक है। ये आपके मानव के निर्मित यहाँ पे ये ढेर है या फिर टीले बनाए जाते हैं, और उसका एक चट्टानों का ये ढेर है। और ये लोग जो यूज़ करते हैं इस कैन का, ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक आपके मॉन्यूमेंट्स के पर्पस से, या फिर आपके ब्यूरल यानी कि आपके दफन स्थलों के लिए, इन सब के रूप में ये काम आता है क्या, आपके केन, ठीक है। तो ये आपका क्या एक मेगालिथिक ब्यूरियल है, इसलिए इस फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रोमिला थापड़ इज द ऑथर ऑफ। तो नेक्स्ट भी बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। आपको बताना है रोमिला थापड़ जो है इनमें से कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। आपके ऑप्शंस है द मौर्यन रिविजिटेड, एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया। इनमें से कौन सी बुक रोमिला थापड़ की है, ये आपसे पूछा गया है। साथ ही साथ आप मुझे बाकी के 3 भी कमेंट करके बताएंगे कि बाकी के जो 3 बुक्स हैं वो किसके थ्रू लिखी गई हैं, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो जल्दी से मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बाकी की जो 3 बुक हैं जो रोमिला थापड़ ने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बाकी की जो 3 बुक्स हैं वो किसके थ्रू लिखी गई हैं। बात करते हैं आपकी रोमिला थापड़ की। तो आपको पता है रोमिला थापड़ ने आपकी बुक लिखी थी द मौर्यस रिविजिटेड, ठीक है। द मौर्य रिविजिटेड की जो बुक है ये किसने लिखी थी, रोमिला थापड़ की। लेकिन अगर हम बाकी की बुक्स की बात करते हैं तो मैं बता दूं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बाय चांस इस बार आपसे इन तीनों में से कोई भी ऑथर पूछ सकता है। वैसे मैंने ऑलरेडी अपने बुक्स एंड ऑथर की सीरीज़ में ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बाकी की 3 बुक्स जो है वो किसने लिखी थी। तो चलो हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे आपकी एडवेंट ऑफ द आर्यन इन इंडिया, तो याद रखना अगर ये बुक पूछ ली जाए तो ये बुक आपकी किसने लिखी थी, R.S. शर्मा ने, ठीक है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, आपके R.S. शर्मा ने। तो नेक्स्ट ऑथर आपको एक याद हो गया होगा, एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया, ये बुक आपकी किसने लिखी थी, R.S. शर्मा ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बुक जो है आपकी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आपकी ये बुक याद रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये बुक आपकी किसने लिखी थी, तो ये बुक आपके लिखी थी D.D. कोसाम्बी ने। तो जितने भी स्टूडेंट ने इसका D.D. कोसाम्बी बताया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बुक है आपकी कल्चरल एंड सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया। तो ये बुक भी आपकी किसके द्वारा, D.D. कोसाम्बी के द्वारा लिखी गई है। तो 2 बुक आपने D.D. कोसाम्बी की याद कर लो, कि कुछ भी पूछा सकता है कि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि D.D. कोसाम्बी ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है, तो आपको उनकी बुक्स पता होना चाहिए। तो याद रखना, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आपका कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, ये दोनों बुक आपकी D.D. कोसाम्बी ने लिखी है। एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया R.S. शर्मा ने लिखी है। द मौर्य रिविजिटेड, ये किताब आपकी रोमिला थापड़ के थ्रू लिखी गई है। तो ये सारी बुक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम D.D. कोसाम्बी की मैं और बुक्स की बात करूँ तो आपको याद होना चाहिए, इन्होंने मिथ एंड रियलिटी, ठीक है, मिथ एंड रियलिटी भी बुक इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट बुक अगर हम बात करेंगे आपकी D.D. कोसाम्बी की, तो आपकी इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, ये बुक भी इन्हीं के थ्रू लिखी गई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बहुत सी बुक है जो इनके थ्रू लिखी गई है, तो वो आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 6th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है द हरप्पन साइट एट मांडा इज लोकेटेड इन। तो आपकी एक हरप्पा साइट है मांडा, वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ये पूछा है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या फिर उत्तराखंड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपकी जो हरप्पा साइट है मांडा वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका जो हरप्पन साइट है मांडा वो कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी रिवर के पास, तो याद रखना रिवर भी पूछी जा सकती है, चेनाब रिवर के पास, ठीक है। कौन सी रिवर, रिवर अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना राइट आंसर चेनाब रिवर होगा। और मांडा कहाँ लोकेटेड है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पतनाम इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विथ। तो पतनाम को यूजुअली आप किससे आइडेंटिफाइड करते हो, किसके साथ करते हो। आपके ऑप्शन से पुहार, अरिकामेडो, मुजरीज या फिर कावेरी पट्टनम, ठीक है। पटनाम को आप यूजुअली किसके साथ आइडेंटिफाई करते हो, ये पूछा है। पोहार, मुजरीज,
अरिकामेडो या फिर कावेरीपट्टनम। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, पतनाम जो इसको यूजुअली आइडेंटिफाइड किया जाता है ये आपके मुजेरिस पोर्ट, आपको पता है ये क्या है, आपका एक पोर्ट है, ठीक है, और ये इसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ आपको एक चीज़ बता दूं, आप जो ये मुजेरिस ये जो पोस्ट पढ़ रहे हैं, जो पोर्ट है, इसके बारे में ये मेंशन कौन सी बुक में, अगर ये चीज़ पूछ ली जाए तो याद रखना ये मेंशन है आपका पेरिप्लस ऑफ द एथीरियन सी, ठीक है। ये इसमें ये जो मेंशन है ये आपको कहाँ से पता चलता है, कौन से सोर्स से, तो ये पेरिप्लस ऑफ द एथीरियन सी, ठीक है। तो ये यहाँ कंप्लीट लिख लेना, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जो मुजेरिस फाउंड कहाँ हुआ तो किस में मेंशन किया गया है, तो पेरिप्लस ऑफ द एथीरियन सी में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, ये मैंने अभी आपको बताया, ये पूछ लिया जाता है ये आपका क्या है, ये एक आपका पोर्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, रबातक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद द, जो आपका रबातक इंस्क्रिप्शन अभिलेख है वो किससे कनेक्ट है, आपका मौर्य से, कुषाण से, सातवाहन से या फिर शुंग से। इंस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, 3 वीडियो के अंदर पूरा इंस्क्रिप्शन मैंने डिटेल में कराया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली उसके बाद इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ईजिली से कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको रबातक इंस्क्रिप्शन इस अभिलेख के बारे में बात करूं तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये बुक आपकी कौन से भाषा में लिखी है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ जाए तो ये आपकी एक बैक्टीरियन लैंग्वेज में ये आपकी लिखी गई है, ठीक है। दूसरी बात इसमें आप देखोगे ये कौन सी स्क्रिप्ट आपकी है, ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखी गई है। और ये कहाँ पर फाउंड हुई थी, कब हुई थी, 1993 में। रबातक एक जगह है, यहीं पर इसी साइट पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही इसको क्या किया गया था, आपके इसको फाउंड किया गया था। और अगर हम बात करें कि आपका जो रबातक इंस्क्रिप्शन है इसमें किसके रूल के बारे में बताया, तो वो है आपके कुषाण एम्पायर में, वो भी किसके बारे में, आपके कनिष्क के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, आपके कनिष्क के बारे में यहाँ पर आपने देखोगे इसमें मेंशन किया हुआ है। तो याद रखना, अगर आपको आगे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रबातक इंस्क्रिप्शन बैक्टीरियल लैंग्वेज में, ग्रीक स्क्रिप्ट है, 1993 में रबातक एक जगह है वहीं पर, और इसके अंदर कुषाण डायनेस्टी के रूल के बारे में, जिसको कि आपके कनिष्क रूल कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ईजिली से अब आप लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखना, आगे से कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें आपसे पूछा है, अ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका कैन बी फाउंड एट, आपके ऑप्शन से मथुरा, पाटलिपुत्र, कनगनहली या फिर मस्की। तो आपको बताना है अशोका की स्टोन पोर्ट्रेट कहाँ पर मिली है, मथुरा में मिली है, पाटलिपुत्र में मिली है, कनगनहली में मिली है या फिर मस्की में मिली है। तो आपको सबको पता है ये कहाँ पर मिली थी, कंगनहली में क्या मिली थी, आपके अशोका की स्टोन पोर्ट्रेट मिली थी। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर आप देख सकते हो इसको ट्रांसलेट भी किसके थ्रू, आपके अशोक के थ्रू ही किया गया था। और ये आप याद रखना कौन सी, यहाँ पर आपको लेटर देखने को मिलती है, ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी आपको यहाँ पे लेटर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, और साथ ही अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इस जगह पर आपके कंगनहली में आप देखोगे यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट कराया गया था, आपका स्तूप, स्तूप बनवाया गया था। कब, जब आपके सातवान डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रहे थे, सातवान के समय पर यहाँ पे स्तूप जो है ये कंस्ट्रक्ट कराया गया था। तो ये भी चीज़ अगर आगे जाके क्वेश्चन पूछ ली जाए तो याद रखना, जब सातवाहन डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1 सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पर सातवाहन ने रूल किया था उसी में। और सातवाहन डायनेस्टी का आपको पता है उसका ज़्यादातर कंट्रोल आपके कर्नाटक पे था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर याद रखना, तो कंगनहली आपका जो स्तूप कंस्ट्रक्ट कराया गया था यहाँ पर, वो कब, सब सातवाहन डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, नालंदा विहार एंड स्तूप रिप्रेजेंटेशन रिलेट टू। तो यहाँ पे जो नालंदा विहार बनाया गया और वहाँ पे जो स्तूप बनाया गया है वो ये किससे रिलेटेड है, किसको रिप्रेजेंट करता है, हिनयान बुद्धिज़्म को, महायान बुद्धिज़्म को, या बोथ हिनयान और महायान बुद्धिज़्म को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो ये आप सभी को पता है कि नालंदा विहार और जो स्तूप है ये आपके हीनयान और महायान दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये हीनयान और महायान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके नालंदा विहार और स्तूप। मैं देखना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द टर्म पटु पटु इन संगम कॉर्पस मीन्स। आपको एक टर्म दिया है, वापस से अगेन आपको एक वर्ड दिया गया है पटु पटु संगम कॉर्पस में, इसका मतलब क्या ये पूछा गया है। इसका मतलब 8 कलेक्शंस है, 10 सॉन्ग्स हैं, धर्म है या फिर 12 बुक्स हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने ऑलरेडी प्रीवियस से सॉल्व कर रखे हैं। और जल्दी से कमेंट करके बताओ, जो टर्म है आपका पतु पतु संगम कॉर्पस में, इसका मतलब क्या है। ये आपका एक 10 सॉन्ग है, ठीक है। इसका 12th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है दयाराम सैनी हैज़ एक्सिक्यूटेड द फॉलोइंग साइट। आपको बताना है कि दयाराम सैनी ने कौन सी जगह खोजी थी, मानपुर, सिसवाल, पादरी या फिर हरप्पा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन आप में से कोई भी गलत नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है दयाराम सैनी ने कौन सी जगह एक्सिक्यूटेड की थी, आपका हरप्पा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो, वापस से आपको एक वर्ड दिया है गोजीत। तो गोजीत का मतलब क्या, ये चीज़ पूछी गई है, हीरो, डस्क, मॉर्निंग या फिर हो। तो याद रखना, आपके एग्जाम में कभी इन फ्यूचर भी दोबारा ये क्वेश्चन कहीं भी देखने को मिले तो गोजीत का मतलब क्या होता है, आपका हीरो होता है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है 15 में द बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इज एसोसिएटेड विद। यह अभिलेख आपको कौन से समय पर देखने को मिलता है, सुंग पीरियड, या फिर यह अभिलेख आपको किसके बारे में बताता है, सुंग पीरियड, प्रतिहार, सातवाहन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से पीरियड के बारे में आपको बताता है, कौन से ये जो अभिलेख है, सुंग पीरियड के बारे में, प्रतिहार, सातवाहन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करेंगे आपके बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है आपके किससे रिलेटेड है, आपके सुंग पीरियड से रिलेटेड है। और अगर हम बात करेंगे बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन है ये किसने बनाया था, मेड बाय, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने आपका बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इन्होंने बनवाया था। और ये याद रखना, ये किसके बारे में आपको बताता है, सुंग पीरियड के बारे में, ठीक है। आपके जो हेलियोडोरस है इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था आपका ये पिलर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके और किसके ऑनर में अगर पूछ लिया जाए तो ये आपके वासुदेव के ऑनर में इन्होंने ये इंस्क्रिप्शंस को यहाँ पर बनवाया था, ये पिलर बनवाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन एज अ ट्राइब इन द वैदिक टेक्स्ट। आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी जाति है, आपकी ट्राइब है जो कि आपके वैदिक टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। आपके पहला ऑप्शन है अनुद्रुशक, कुरुपंचाल, यादु, तुर्वास या फिर कोशाला मितेलिया। तो जल्दी से बताइए इसमें से वैदिक टेक्स्ट में कौन सी ट्राइब मेंशन नहीं है। तो याद रखना कौन सी ट्राइब मेंशन नहीं, आपकी कोशाला मिथेलिया जो है वैदिक टेक्स्ट में ये ट्राइब को मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके बुक्स एंड ऑथर पे है, महाभाष्य ये किसका वर्क है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, पांडनी, पतंजलि, यास्क या फिर पद्यान। तो जल्दी से बताओ ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी को पता है कि आपकी महाभाष्य की जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपके पतंजलि के द्वारा ये बुक लिखी गई है, आपके किसने, पतंजलि ने। और ये बुक आपकी क्या है, आपकी जो बुक है ये आपकी एक संस्कृत ग्रामर की बुक है, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना ये बुक आपकी एक संस्कृत ग्रामर पे है। आगे अगर हम बात करेंगे पांडनी की बुक, आप सभी को पता है ये अष्टाध्याय इन्होंने लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक्स याद रखनी है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पांडनी ने जो बुक लिखी थी आप सभी को पता है वो कौन सी लिखी थी, आपकी अष्ट अध्याय इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो अष्ट अध्याय नेक्स्ट टाइम पूछ ली जाए तो वो पांडनी ने लिखी है, पतंजलि ने आपकी लिखी थी महाभाष्य। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक आपके कालिदास ने जो बुक्स लिखी थी वो भी आपकी मेघदूत लिखी थी। तो ये कुछ बुक्स एंड ऑथर है जो कॉमन से जो हर बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही है।
आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक एंड रेड वेयर इज एसोसिएटेड विद। जो ब्लैक एंड रेड वेयर आपको देखने को मिलता है वो कौन से समय पर देखने को मिलता है? चालकोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, राजपूत पीरियड या फिर मीसोलिथिक पीरियड। तो ब्लैक एंड रेड वेयर आपको एसोसिएट किस कौन से समय पर देखने को मिलता है? आपके चालकोलिथिक यानी आपके कॉपर एज में, ठीक है, कॉपर एज में, यानी कि आपके ताम्र युग में आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, अ सीक्वेंस ऑफ स्टोन एज इंडस्ट्रीज फ्रॉम लोअर पैलियोथिक टू नियोलिथिक टू प्रोटोस्टोरिक कैन बी फाउंड एट। आप देख सकते हो स्टोन एज से किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब आप स्टोन एज का टॉपिक पढ़ोगे तो पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लो, देन तब अपने उस टॉपिक को आप स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सीक्वेंस स्टोन एज इंडस्ट्री का लोअर पैलियोथिक से नियोलिथिक से जो गया है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? चित्तौड़ में, हजारीबाग में, या इनमें से कोई भी नहीं, या फिर बेलन वैली में। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपको आगे कभी देखने को मिल जाए तो इसका राइट आंसर है आपका बेलन वैली। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? बेलन वैली है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में पूछा है, पॉलीक्रोम वॉज हैज़ बीन फाउंड एट। और आपसे पूछा है जो पॉलीक्रोम है ये कहाँ पर पाया गया था? नल में, पादरी में, पिपरू में, या इनमें से कहीं भी नहीं। तो बात आती है सबसे पहले कि आपका ये पॉलीक्रोम वेयर है क्या? तो आपको इस नाम से समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होगा ये आपकी पोट्री यानी कि ये बर्तन है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? आपके नल में। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और याद रखना ये आपका जो पोट्री बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें आपका एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है, इसमें आप कलर देखोगे तो रेड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट एंड येलो आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना ये आपका क्या है? पोट्री यानी कि ये बर्तन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, विच ऑफ दीज रीजन वॉज अ महाजनपद इन 6th सेंचुरी BCE। आपको बताना है इसमें जो महाजनपद जो 6th सेंचुरी BCE में कौन सा रीजन आपको देखने को मिलता है? अंग, अवंती, वज्जी, या फिर ये सारे के सारे। तो नो डाउट आप लोगों ने 16 महाजनपद पढ़े हैं जिसमें अंग भी शामिल है, अवंती भी और वज्जी भी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 21 का डी राइट बिल्कुल आंसर है, तीनों की तीनों ही इसमें है। और आप सभी मुझे कमेंट करके इन तीनों की कैपिटल बताएंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इन तीनों की कैपिटल क्या है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, आपको फिर से एक टर्म दिया है स्वंकर। तो इसका मतलब क्या होता है? कौन से प्रोफेशन के लिए यूज़ किया जाता है ये आपके पास्ट में? गोल्डस्मिथ के लिए, निडल मेकर के लिए, गारलैंड मेकर के लिए, या फिर आइवरी वर्कर के लिए। तो जल्दी से बताओ ये जो वर्ड है, क्योंकि पहले ये ना बुला करके आपके शुभंकर जो वर्ड जो ही टर्म जो यूज़ किया गया था कौन से प्रोफेशन के लिए? तो याद रखना ये आपके गोल्ड स्मिथ के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेस्ट है आपका शिल्पाकादिकरम, कोवलन एंड कनक्की वॉज इंक्लाइड्स टूवर्ड। तो ये किसकी तरफ आपको ये जो ये बुक्स हैं ये आपको किसकी तरफ बताती है, किसके बारे में बताती हैं? सक्त कल्ट के बारे में, जैन पंथ के बारे में, सॉरी जैन पाथ के बारे में, या वीरा शिवा कल्ट के बारे में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता है कि ये आपके जैन पाथ के बारे में बताती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि आपकी जो ये टेस्ट है, पहली बात ये किसने लिखी है? तो आप सभी को पता ही, मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, इलांगो अदिगल ने, ठीक है। इलांगो अदिगल ने आपकी ये बुक लिखी थी। तो याद रखना आपकी ये तीनों की तीनों बुक जो है ये किसने लिखी थी? इलांगा अदियाल ने। और यहाँ पे इस टेस्ट में आपके किसके बारे में बताया जाता है? जैन के पाथ के बारे में। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब आपको एक आइडिया लग गया कि आपको जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड जो है इस पर ज़्यादातर फोकस करना है। अब देखो सामंत यहाँ पे वर्ड दिया है, इसका क्या मतलब है ये पूछा गया है। रिनोशिएंट ट्राइबल असेंबली है, फ्यूडेटरी है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो ये तो बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। सामंत आपके फ्यूडेटरी को कहा जाता है, ठीक है। जो सामंतवाद होते हैं, फ्यूडलिज्म का टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगेन आपसे बुक्स एंड ऑथर से पूछा है, द बुक फ्रॉम लीनेज टू स्टेट हैज़ बिन रिटन बाय। तो ये बुक जो है फ्रॉम लीनेज टू स्टेट, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? A.L. भस्म के द्वारा, रुमिला थापड़ के द्वारा, देवहूति के द्वारा या फिर मक्खन जोशी के द्वारा। आपको ऑलरेडी मैं ये सारे बुक्स एंड ऑथर कवर अप करा चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लो बुक्स एंड ऑथर्स के। एक प्लेलिस्ट होगी 2021 की और एक होगी 2022 की। सारे बुक्स एंड ऑथर के वो लेक्चर देख लो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रॉम लिनेज टू स्टेट, जो ये बुक है, ये बुक आपकी रुमिला थापड़ के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्सियन मेंशन ताम्रलिप्ति एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो ये ट्रेडिंग सेंटर था कहाँ का? ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, श्रीलंका या फिर बुर्मा। तो याद रखना, आपका जो फैक्सियन मेंशन है आपका ताम्रलिप्ति एक ट्रेडिंग सेंटर है, कहाँ का? आपका ईस्टर्न कोस्ट का। तो 26 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, द लोअर पैलियोथिक पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एज। आपके ऑप्शन है लोअर पैलेस्टीन, मिडल पैलेस्टीन, अपर पैलेस्टीन या फिर होलोसीन। तो लोअर पैलियोथिक पीरियड जो है ये एसोसिएट करता है आपके कौन से जियोलॉजिकल एज में? तो याद रखना, होलोसीन इसका राइट आंसर है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो गया? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। करिकल अमायूर वॉज अ डिवोटी ऑफ। तो ये किसके भक्त थे? लॉर्ड शिव के, लॉर्ड विष्णु के, लॉर्ड कृष्णा के, लॉर्ड राम के। तो याद रखना, आपके करिकल अमायूर जो है ये किसके डिवोटी थे? ये थे आपके लॉर्ड शिव के। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपकी फिर से अगेन बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड ऑफ मैन हैज़ बिन एडिटेड बाय। तो ये बुक एडिट किसने की गई, किसने की थी? ये पूछा है BN पांडे ने, सेल्डन पेलोक ने, दीपांकर गुप्ता ने या फिर RS शर्मा ने। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ ली जाए द लैंग्वेजेस ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, ये बुक जो एडिट की गई थी किसके द्वारा? सेल्डन पेलोक के द्वारा। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बुक्स एंड ऑथर से आप देख सकते हो। नॉर्मन लॉवे वॉज रिटन द फॉलोइंग बुक। तो नॉर्मन लॉवे ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। तंत्रिसम, मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ यूरोप या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, नॉर्मन लॉवे ने कौन सी बुक लिखी थी? तो यस, इन्होंने लिखी थी आपकी मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी नॉर्मन लॉवे के द्वारा लिखी गई है। तो 30 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैं बात करूँ अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ यूरोप की, तो याद रखना, ये बुक आपकी किसने लिखी थी? अगर आगे आपसे पूछ ली जाए, साइमन जेंकिंस ने। ठीक है, साइमन जेंकिंस ने। आपको पूरी कोशिश करनी है जब आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ना दे करके बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसका क्या आंसर होगा, क्योंकि आगे जब आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस बना करके वो लोग पूछ सकते हैं। तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना है, ये जितने भी बाकी के ऑप्शंस हैं इसमें इसके राइटर कौन थे वो सारा कुछ आपको एक्स्ट्रा जो है ऑप्शनल चीज़ें आपको पढ़नी है, देन तब आपको आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, द तोकुगावा बकुआन सिस्टम जो है ये प्रेजेंट कहाँ पर है? प्रेजेंट इन जापान में, कोरिया में, चाइना में या फिर बुर्मा में। तो याद रखना, आपके तोकुगावा बकुहान सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है आपके जापान में। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगेन बुक्स एंड ऑथर पे एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तेंचुंग के द्वारा, रणवीर वोहरा के द्वारा, JK फेयरबैंक के द्वारा या फिर माइकल ग्रीनबर्ग के द्वारा। तो याद रखना, आपकी जो ये बुक है ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना, ये बुक आपके माइकल ग्रीनबर्ग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? माइकल ग्रीनबर्ग के द्वारा आपकी ये बुक लिखी गई है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 भी आपकी एक बुक पे क्वेश्चन है, अमेरिकाज ब्लैक पास्ट वॉज एडिटेड बाय। तो ये बुक जो है अमेरिका ब्लैक पास्ट, ये बुक आपके किसके द्वारा लिखी गई है? एरिक फॉनर के द्वारा, डेविड डोनल के द्वारा, पॉल बॉयर के द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना, आपकी जो अमेरिका ब्लैक पास्ट अगर आप दोबारा आपको कहीं देखने को मिले तो ये बुक आपकी एरिक फॉर्नर के द्वारा लिखी गई है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक 2022 के
सॉरी, आपको ये 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से मैं आपको सिर्फ ये 33 क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर आपके जो 2019 में यानी 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ मिक्सअप करके क्वेश्चन कराने वाली हूँ और ऐसे हम कुछ पार्ट के अंदर आपके सारे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं आपके 2019 का, 2019 का यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर अब डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, देन 18 और 17 16 के, ऐसे ही करके हम कुछ पार्ट में मैं आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सारे के सारे यहाँ कराने वाली हूँ। चलिए देखते हैं 2019 में आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था द फेमस टेम्पल ऑफ कैलाश हॉर्न आउट ऑफ द रॉक इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली मेडिएवल साइट। तो कैलाश टेम्पल जो है ये आपसे पूछा है कौन सी साइट पे लोकेटेड है, महाबलीपुरम, बादामी, एलोरा या फिर एलिफेंटा। तो आप सभी को पता है बहुत ईजिली अच्छी तरीके से कैलाश टेम्पल जो है ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है, एलोरा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और एलोरा केव के पास आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा और ये आपका यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट हुए, जैन हुए, हिंदू केव टेम्पल है और मोनास्ट्रीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको शेरशाह सूरी से रिलेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जो उनका राजस्व का प्रशासन है कौन सी बात सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपसे बताया गया है शेरशाह प्रेफर टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन कैश एक्सेप्ट फॉर पेरिशेबल गुड्स वेयर इन इट वॉज रिसीव्ड इन काइंड ओनली। तो क्या जो शेरशाह सूरी थे वो जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे सिर्फ कैश में, ना कि काइंड में। सिर्फ काइंड में नहीं करते थे, क्या सिर्फ वो कैश में ही करते थे। नेक्स्ट है आपका अबाव वर द local taxes levied on the production and consumption of various trade and profession and on transport. Third option is the cultivator had to pay 1/3 of their produce to the state। जो कल्टिवेटर है आपके प्रोड्यूसर को कितने 1/3 पे करते थे। फोर्थ है ऑल कल्टिवेटेड लैंड वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द मिडल बेसिस प्रोडक्शन, गुड, मिडल एंड बैड। तो यहाँ पे जितने भी आपकी कल्टीवेटेड जो लैंड है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। एक आपकी लैंड अच्छी होती है, एक आपकी ख़राब होती है, एक बीच में होती है ठीक ठाक कि हाँ काम बन जाए। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सही है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही है या फिर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। तो शेरशाह सूरी का आपने टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो याद रखना आपके पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ओनली मेनली जो ओनली वाले पार्ट होते हैं ना वो ऑप्शंस गलत होते हैं। सिर्फ ओनली वाले पे ध्यान रखना। आपको पता है कि शेरशाह सूरी जो है वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था कैश में, ना कि काइंड में भी करता था, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सही थी बट यहाँ पे सिर्फ ओनली पे फोकस करा है, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका मतलब बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन आर्ग्यू दैट द क्लास स्ट्रगल वॉज अ प्राइम फैक्टर इन द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। आपको बताना है इसमें से कौन से इतिहासकार ने यहाँ पे क्लास स्ट्रगल जो चल रहा था, आपके जो ट्रांजिशन हुआ था फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में, ये किसने बोला, इसके ऊपर जो बात की किसने आर्ग्यूमेंट की थी। मॉरिस द्वाब ने, आर.एस. टोवने ने, रॉजर चाटेयर ने या रॉबर्ट ब्रनर ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से इतिहासकार ने क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड जो आपका फ्यूडलिज्म से यानी कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको लेबर्स मिलते हैं, यहाँ से आप मशीन पे काम करते हो, इसमें फ्यूडल लॉर्ड के अंदर रह करके आपको काम करना होता है, ठीक है। सामंतवादों के अंडर में रह करके पीसेंट को काम करना होता है। यहाँ मशीनरी आ जाती है, लेबर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो क्लास स्ट्रगल्स में जो आपको ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, कौन से इतिहासकार ने इस पर आर्ग्यू किया था, मोराइस द्वाब ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इज दिल्ली। तो आपको बताना है इनमें से जो यहाँ पे आपको कुछ स्मारक दे रखे हैं, मॉन्यूमेंट दे रखे हैं, तो कौन से इसमें से दिल्ली पे लोकेटेड है वो पूछा है। अधाई दिन का झोपड़ा, गोल गुम्बज,
अटाला मस्जिद या अलाई दरवाज़ा। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली में यहाँ पर आपको, क्योंकि अलाउद्दीन का झोपड़ा आपको पता है ये कहाँ पर है, देखने को मिलता है अजमेर में। तो यहाँ पर अगर आपसे दिल्ली का पूछा गया है तो दिल्ली का याद रखना, दिल्ली में जो इसमें से मॉन्यूमेंट लोकेटेड है वो है आपका अलाई दरवाज़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करूंगी अगर मैं गोल गुंबज की, तो याद रखना गोल गुंबज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। ठीक है, ये भी पूछा सकता है अकेले, तो इसलिए आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अताला मस्जिद आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप सभी को पता है, ये जौनपुर में, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, अलाउद्दीन का झोपड़ा आपको अजमेर में। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है, तो ये चारों के लोकेटेड आपको सारी जगह ये पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ सूफी मलूफजात। आपके ऑप्शन हैं बोथ ऑफ द अबव, फवाद ऑल फुआद, खैर अल मजलिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। सूफी मुलाकात आपने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ा है, तो आपको पता है तो ये दो के दोनों ही टेस्ट हैं, फवाद फुआद और खैर मजालिस। ये दोनों ही टेस्ट आपको सूफी मलफूजात में देखने को मिलते हैं, इसीलिए फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद चिश्ती सूफी में मैं यहाँ पे लेक्चर लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको ये सारी कुछ चीज़ें डिटेल में कराऊंगी, ताकि इन फ्यूचर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग उसको ईजिली से कर पाओ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द बहामनी एंड विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर और बहामनी किंगडम के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो किसे माना गया है, वरंगल, मालाबार, मदुराई या फिर रायचूर। तो ये बात आप सभी को पता है कि इन दोनों के बीच में जो कंटेंशन आपको देखने को मिलता है तो वो कौन सी जगह पर, आपके रायचौर द्वाब पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका रत्नाविमसी सेरेमनी वॉज एसोसिएटेड विद विच सेक्रीफाइसेस। तो जो आपका ये रत्नाविमसी सेरेमनी किया जाता है, ये किस सेक्रीफाइस के लिए किया जाता है, राजसूय, अश्वमेध यज्ञ के लिए, वाजपेयी यज्ञ के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना जब भी किसी राजा को यहाँ पे आपके रत्नाविमसी सेरेमनी करनी पड़ती है तो वो राजसूय यज्ञ करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है केनाथ पोम्ब्रेंच इज वेल नोन फॉर हिज थीसिस। आपके ऑप्शन है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचर ऑफ स्टेट इन मुगल इंडिया, द फ्रेंच जर्मन बॉर्डर लैंड, या फिर ये सभी। तो याद रखना आपका जो केरनथ प्रोमलेज है ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपका रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजिकल कॉन्स्टेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबर रॉट इज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा और तुझके बाबर इन डैश लैंग्वेज विच वॉज द मदर टंग। आप सभी को पता है बाबर ने अपनी बुक लिखी थी बाबरनामा, तो वो कौन सी भाषा में, आपकी टर्किश में। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि भगत सिंह से रिलेटेड एक बात पूछी है। इन्होंने आपको यहाँ बुक दे रखी है, तो इसमें से कौन सी बुक भगत सिंह ने लिखी है ये पूछा गया है। यहाँ पर नन ऑफ दिस तो बात की बात है। चलिए आगे के टॉप पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इन्होंने पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी की बुक जो है वो भगत सिंह ने लिखी थी, या फिर इनकी आप नेक्स्ट बुक देख सकते हो, यहाँ पर लिखी है बुक है आपकी पंजाब एंड रेवोल्यूशन, या फिर बुक है वाई आई एम एन एथिस्ट। तो इसमें से कौन सी बुक है जो भगत सिंह ने लिखी थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आशा करती हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इस तरीके से भी बुक्स आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके इसमें से कौन सी बुक आपकी भगत सिंह ने लिखी थी। तो अगर हम बात करेंगे आपकी जो ये बुक है पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी, तो याद रखना ये बुक आपकी बर्टन स्टेन ने लिखी थी। ठीक है, ये बुक आपकी किसकी, बर्टन स्टेन ने पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी ये वो वाली किताब लिखी है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। और आप लोग सभी जानते हैं कि वाई आई एम एन एथिस्ट ये बुक आपकी भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे कि ऑप्शन नंबर सी पंजाब एंड रेवोल्यूशन ये बुक किसने लिखी है।
मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को ये पता है कि पंजाब एंड रेवोल्यूशन की जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, बुक्स एंड ऑथर्स पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वॉज रिटन बाय। अब आपसे पूछा जो इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, ये बुक किसके थ्रू लिखी गई है? तिरंतकर रॉय के द्वारा, थॉमस मैककेल्फ के द्वारा, सीए बेले के द्वारा, या फिर डेविड लर्डन के द्वारा। तो याद रखना ये बुक आपकी सीए बेले के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? सीए बेले के द्वारा आपकी इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये बुक आपकी सीए बेले के द्वारा लिखी है। 11th का राइट आंसर इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है, अगेन आप देख सकते हो बुक्स एंड ऑथर है आपकी बुक है, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मेडिएवल साउथ इंडिया हैज़ बीन ऑथर बाय। तो आपको बताना है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन अर्ली मेडिएवल साउथ इंडिया के ऊपर ये बुक किसके थ्रू लिखी गई है? केसवन वेलवर्थ के द्वारा, KAN शास्त्री के द्वारा, रिचर्ड फॉक्स के द्वारा, या फिर बर्टन स्टेन के द्वारा। तो याद रखना आपकी जो ये बुक है, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मेडिएवल साउथ इंडिया, ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक आपकी केसावन वेलवेथ के द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखोगे, वर्नाकुलर मिलीनियम ये एक टर्म है, ये किसने दी थी? वर्नाकुलर मिलीनियम ये टर्म है, ये किसने दी थी? रिचर्ड डेविस ने, सेल्डन पोलोक ने, मुजफ्फर आलम ने, या JF रिचर्ड ने। तो याद रखना आपका जो ये वर्नाकुलर मिलीनियम का जो टर्म है ये आपके सेल्डन पोलोक ने दी थी। ठीक है, सेल्डन पोलोक ने। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 13 का बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट के टाइम पर, सेपरेट उस समय सेंसस कॉलम फॉर एनीमियन मिज़म एंड हिंदुज़म, या फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, या फिर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो याद रखना जब आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हुआ था 1935 पे, तो उस समय आपको क्या इंट्रोड्यूस देखने को मिलता है? ये एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया। इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्रेंकोइस बर्नियर ने कौन सी बुक लिखी है? फ्रेंकोइस बर्नियर ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन मोग्यूल इंडिया, या ट्रेवल्स इन मुस्लिम इंडिया। तो याद रखना आपकी जो फ्रेंकोइस बर्नियर है इन्होंने कौन सी बुक लिखी? ट्रेवल इन मोग्यूल इंडिया। ये बुक आपके फ्रेंकोइस बर्नियर के द्वारा लिखी गई थी। आगे बात करेंगे आपकी जो ये बुक है ट्रैवल इन मुस्लिम इंडिया, ये बुक आपकी किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। ये भी बुक पूछी जा सकती है। मैक्सिमम स्टूडेंट को इनकी सिर्फ एक ही बुक पता होती है, वो आपकी रिहाला। तो रिहाला के अलावा जो उन्होंने बुक लिखी थी वो थी ट्रैवल इन मुस्लिम इंडिया। तो याद रखना ये बुक भी आपकी किसके? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे, आपकी जो नेक्स्ट बुक है ट्रेवल्स इन इंडिया, तो याद रखना आपकी ट्रेवल्स इन इंडिया के जो ऑथर है वो थे आपके जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाए ट्रैवल इन इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर के द्वारा ये बुक लिखी है। आपके ट्रैवल इन मुस्लिम इंडिया पूछ ली जाए तो याद रखना इब्न बतूता ने किताब लिखी थी। ठीक है, एक्स्ट्रा भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, फ्रेंचोइज फ्रूट जो है ये क्या थे? डिस्कस्ड एलेक्सिस डी टॉक्विली इन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन्होंने डिस्कस किया था आपके कार्ल मार्क्स और उसके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे इंटरप्रिटेशन हुआ था, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर हम बात करेंगे, इन्होंने ये दोनों की दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको बताया था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो ये दोनों बातें डिस्कस की गई हैं, ये दोनों चीज़ इन्होंने बताई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन 13th सेंचुरी विच रूलर डिप्लॉयड द अफगान इन द द्वाब रीजन। आपके ऑप्शन से गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मुइज़ुद्दीन, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है, बट यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत है, तो याद रखना ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है,
तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 13th सेंचुरी में कौन से रूलर डिप्लॉयड द अफगान इन द द्वाब रीजन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है, गियासुद्दीन बलबन। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, ऋग्वेद में अ वुमेन डिस्बर्सर ऑफ शेयर इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पर आपके वुमेन डिस्पर्सर शेयर को क्या वर्ड ऋग्वेद के अंदर दिया गया है, जय, भाग्यधित्री, श्रुत्री या फिर महिस्त्री। तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा वर्ड इसको दिया गया है। तो याद रखना इनको जो वर्ड आपको ऋग्वेद में दिया है वो है आपका स्नुत्री। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द अर्ली 13th सेंचुरी द रूलिंग क्लास ऑफ दिल्ली सल्तनत कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ आलिया स्लेव्स, सामसी बंदगन, राजपूत जमींदार या गुलाम ऑफ महमूद गजनवी। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा 13th सेंचुरी में जो रूलिंग क्लास है दिल्ली सल्तनत में वो आपकी शमसी बदागन है, ठीक है। इसलिए इस 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द नॉर्दर्न ब्लैक पॉइंट पॉलिश वेयर इज एसोसिएटेड विद फाइन पोट्री है जो प्रोड्यूस हुई थी 700 to 200 BC की टाइम पे, या पोर्क्लेन पोट्री है, या फिर ये पॉलिश ब्रोंज वेसल्स है, या फिर पोट्री प्रोड्यूस हुई थी 100 to 300 BCE के समय पर। तो अगर हम बात करेंगे आपका जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉइंटेड वेयर एसोसिएटेड है, ये एक फाइन पोइट्री थी जो प्रोड्यूस हुई थी 700 to 200 BC के टाइम पर। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगर हम बात करेंगे आपका NBPW की, तो ये वाली चीज़ आपको कौन सी साइट्स पे देखने को मिलती है, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना तक्षशिला में आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, हस्तिनापुर में भी आपको आपको ये इस तरीके के बर्तन देखने को मिलेंगे, आपके मथुरा में भी आपको ये बर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ साइट्स है जहाँ पर आपको NBPW की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, शख्स बहालुद्दीन जकारिया वॉज एफिलिएटेड टू द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी या फिर सुहरावर्दी। तो 21 का राइट आंसर आपको बताना है। जो शक बहालुद्दीन जकारिया है ये कौन से सूफी ऑर्डर को फॉलो करता था, तो यह सुहरावर्दी को ये फॉलो करता था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, शून्य वैनिशा स्टूड फॉर, आपको फिर एक वर्ड दिया, इसका मतलब क्या है, विर्गिन टेरिटरी है, बैक्टीरिया है, सिंध है या फिर मुल्तान है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विर्गिन टेरिटरी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कुछ क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना, ज़्यादा टाइम ना लेंगे। जहाँ मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताना है वो मैं कंटिन्यू रखूँगी, और अदरवाइज आपको पता है कोई भी टर्म होगी तो उसकी मीनिंग तो वही होगी, तो वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका, आनंद कुमारस्वामी इज नोन फॉर हिज राइटिंग ऑन, इंडियन आर्किटेक्चर थे ये, इंडियन एंड इंडोनेशियन स्क्रिप्चर्स पे इन्होंने लिखा था, राजपूत पेंटिंग पे, या फिर ये सभी पे इन्होंने लिखा था। जो याद रखना आपके जो आनंद कुमारस्वामी है इन्होंने जो राइटिंग आपके इंडियन आर्किटेक्चर पे भी, आपके इंडियन इंडोनेशियन स्क्रिप्चर पे भी, और राजपूत की जितनी भी पेंटिंग है इस सब पर आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन्होंने जो राइटिंग आप देखोगे किस पर, ये तीनों चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, विलियम जोन्स इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंथ्रोपोमेट्री, रेशियल क्रैनियोमेट्री, एथनोलॉजी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये कुछ कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 है, जलालुद्दीन बर्नी wrote that when the Sultan attained kingship, he was quite independent of the rules and order of the following Shariat, which Sultan was he reference to। जो ही आया है ये वर्ड किसके लिए आया है, मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। बलबन, आपके बलबन के लिए आया था, आपके अलाउद्दीन खिलजी के लिए आया है, या फिर आपके इल्तुतमिश के लिए ये बात बोली गई है, या फिर ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
कि चीज़ किसके लिए बोली गई है, जल्दी से बिना आपको लेट करे, जब तक आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं तब तक मैं बाकी स्टूडेंट को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए हो या आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, वो सब कुछ दोनों टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो ये क्वेश्चंस पेपर में कंटिन्यू रखूँगी और पूरे के पूरे सॉल्व करवाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ अगर आएंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो मैं फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवाऊँगी। अदरवाइज़ आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपको ये पसंद आया तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। अभी तक मैंने आपको 2020 के और 2019 यानी 2019 के और 2020 के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। 2019 के मैंने आपसे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और 20 के कुछ 32 ऐसे कुछ अप्रॉक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके बाकी के जो पार्ट है 2018, 17 और 16 के नेक्स्ट पार्ट भी मैं कराने वाली हूँ, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। बस आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा चाहिए और फिर मैं आपके एग्ज़ाम आने से पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी विद आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो क्वेरी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो आपको एक बात यह समझनी है कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा, जो आपको टर्म्स दी जाते हैं, जो आपको वर्ड दिए जाते हैं कि ये वर्ड किसके लिए बोला गया है, इस तरीके की चीज़ों पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है। सिंपल और इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। थर्ड, आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पता होने चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनी है, किसने बनवाई है, कब बनाई है, कौन से पीरियड में। और फोर्थ, आपको सारे के सारे इंस्क्रिप्शन पता होने चाहिए। इन सब पे लेक्चर, इंस्क्रिप्शन, बुक्स एंड ऑथर बहुत मैंने कराए हैं। आगे जाके मैं इस पर काम ज़रूर करूँगी कि मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगी जो संस्कृत में, आई मीन सॉरी, जो हिस्ट्री में जो पर्टिकुलर एक टर्म है, जो वर्ड है, ये किसके लिए बोला गया, इस पर मैं जल्दी से वीडियो लेकर के आने की कोशिश करूँगी। लेकिन तब तक आप लोगों मेरे को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करो और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।